अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है 4.1 एक्सरसाइज का, और जहाँ तक होते हैं वहाँ तक सीक्वेंस के साथ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या फाइंड है। सेट दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। तो इसके अंदर कहा क्या है, उसने कहा है एच फाइंड करना है, और सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। इसका मतलब ये है कि उसने ये गिवन दिया हुआ है कि हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। वर्टेक्स उसने कहाँ पे दिया हुआ है, ए। राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसके ऊपर ही वर्टेक्स ए लगानी है, ये उसने खुद बताया है। उसके बाद आगे बी और सी पॉइंट्स, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए हमारे पास क्या है, एच और वन, एच और वन हो गया। बी क्या है, 2 और 7, 2 और 7। सी क्या, -6 -7, -6 और -7। पॉइंट्स लिख लिए। सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। उसने ये खुद गिवन किया हुआ है कि ये वर्टिसेस हैं राइट ट्राइंगल के। तो राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हों तो क्या होता है, राइट ट्राइंगल्स के वर्टिसेस हों तो हमें सीधा बात ये नज़र आती है कि बी सी साइड जो हाइपोटेन्यूस साइड होती है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यानी बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी के स्क्वायर के प्लस ए सी के स्क्वायर के। तो हमने ये पहले डिस्टेंसेस फाइंड कर लेने हैं। सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी क्या है, H1 2 7, तो x1 -x2। x1 क्या है, यहाँ पे h है, -x2 क्या है 2, और होल स्क्वायर आ गया प्लस। y1 क्या है 1, माइनस y2 क्या है 7, 7। ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया है। उसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे मैं अगर स्क्वायर खोल दूँ तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस बी का स्क्वायर -2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया, -2ab। ए क्या है, एच है, और बी क्या 2, तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा 4, और एच लिख दिया साथ -h। तो ये तो हमने स्क्वायर खोल लिया। प्लस अब 1 -7, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो जो साइन माइनस माइनस था 6 के साथ वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये +36 आ गया। ए बी इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर -4h, और 36 + 4 + 40, ये आया। तो ये है हमारा ए बी का रिज़ल्ट। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये तो हमारे पास निकल आया। अब हमने बी सी फाइंड करना है। ये तो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट लगा दिया बी सी। तो x1 क्या है 2, माइनस x2 क्या है -6, तो 6 के आगे जो माइनस है वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना देंगे, और आगे 6 आ रहा है तो 6 लगा दिया और होल स्क्वायर आ गया प्लस। y1 क्या है 7, माइनस y2 क्या है -7, तो 7 के आगे जो माइनस है वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना देंगे, और ये +7 आ गया। तो ये इस तरह बना। उसके बाद बी सी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये, इसको मैं थोड़ा सही करके रख लूँ। अच्छा, 6 + 2 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 + 7 14, 14 का स्क्वायर आ गया। तो बी सी इज इक्वल्स टू क्या निकला, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो बी सी हमारे पास क्या निकला, अंडर रूट 64 + 196, 260 होता है, तो 260 लगा दिया। तो ये हमारे पास निकल आया बी सी बी और ए बी बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी सी ए बी भी निकला है, बी सी भी निकला है, हमने फाइंड करना है ए सी। तो ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट
अंडर रूट लगा दिया। ए सी क्या है, ए और सी, तो x1 क्या है हमारे पास, h है, h माइनस x2 क्या है -6, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 था तो 6 आ गया, और इसका होल स्क्वायर प्लस। y1 क्या है 1 माइनस, y2 क्या है -7, तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस, और आगे 7 आ गया और होल स्क्वायर। उसके बाद ए सी इज इक्वल्स टू, ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर खोला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 64। ये किस तरह आया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab, 2 लगाया, साथ ए लगा दिया, एच लगा दिया, और बी जब लगाना है तो 2 6 आर 12 होता है, तो 12 लगा दिया साथ, प्लस 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ए सी इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस 12h प्लस 64 74 84 94 और 100। तो ये हमारे पास ए सी भी निकल आया। अब हमारे पास तीनों रिजल्ट्स आ गए। बात क्या करनी है हमने कि इनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। स्क्वायर्स फाइंड करने होते हैं, हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, अगर हमें गिवन हो कि ये वर्टिसेस और राइट ट्रायंगल के, वो कंडीशन ये बनती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है BC, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी ये दोनों जो साइड्स हैं इनके स्क्वायर्स ऐड करेंगे तो वो हमारे पास हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो वही हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास स्क्वायर्स हैं, हमने तो बगैर स्क्वायर्स वाली वैल्यू फाइंड की है। BC की भी खाली BC फाइंड किया, BC का स्क्वायर नहीं फाइंड किया। यहाँ भी AB फाइंड किया, किधर गया AB फाइंड किया, AB का स्क्वायर नहीं फाइंड किया। यहाँ भी AC का स्क्वायर है, हमने AC फाइंड किया। तो हम क्या करते हैं, साथ स्क्वायर लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाता हूँ तो ये ऊपर जो अंडर रूट आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा दूसरी साइड से, क्योंकि जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे जब स्क्वायर आएगा तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे h - 4h + 40 रह जाएगा। यहाँ भी अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लेता हूँ तो यहाँ पे तो स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे जब स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आंसर क्या आएगा 260 खाली। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, स्क्वायर दोनों साइड्स पे ले लिया, तो यहाँ तो स्क्वायर आ गया, यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा वो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, तो ये स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो गई। तो हमारे पास आंसर्स निकल आए हैं। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकाल लेने। तो ये मैं लिखता हूँ अगले पेज पे सारा। तो ये थी वो 3 वैल्यूज़ और ये फार्मूला। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। BC किसके इक्वल था 260 के, 260 BC का स्क्वायर 260 के इक्वल इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या था, h का स्क्वायर -4h + 40 प्लस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर क्या था, h का स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। यहाँ से अब हमने क्या फाइंड करना है, h की वैल्यू। तो क्या होगा, h का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर 2h का स्क्वायर -h और -4h और प्लस 12h कितना हो गया प्लस 8h, और ये 40 और प्लस 100 प्लस 140 हो गया, इज इक्वल्स टू 260 था तो 260 आ गया। उसके बाद 2h का स्क्वायर प्लस 8h प्लस 140 माइनस 260 इज इक्वल्स टू 0। तो 140 माइनस 260, 2h का स्क्वायर प्लस 8h 140 240 और 260, तो ये बन गया -120 इज इक्वल्स टू 0। 120 बना, इन सब के अंदर से 2 कॉमन लेते हैं, h का स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। सब के अंदर से 2 कॉमन ले लिया। अब जब 2 कॉमन लिए वो उधर जाके डिवाइड होगा 0 के नीचे, तो वो भी 0 बन जाएगा। तो पीछे क्या रह जाएगा, h का स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, ये रह गया। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी कि इसको अगर मैं लिख लूँ, h का स्क्वायर प्लस 4h की जगह लिख लूँ प्लस 10h माइनस 6h
माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 4h ही आएगा। तो यहाँ से अगर मैं h कॉमन लूँ तो h प्लस 10 बचेगा। यहाँ से माइनस 6 कॉमन लूँ तो h प्लस 10 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो h प्लस 10 और h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। h प्लस 10 दो दफ़ा था, एक दफ़ा लिख दिया। h माइनस 6 बाकी पीछे रह गया था, उसको भी साइड पे लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू माइनस 10, h इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई h की। तो h की क्या वैल्यू है, एक है 6 और दूसरी माइनस 10। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक की 6 और एक 6 वैल्यू और दूसरी माइनस 10। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उन्होंने कहा क्या हुआ है कि द क्वाड्रिलेटर हैज़ अ पॉइंट ए बी सी डी एज इट्स वर्टेक्स, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, show that the figure formed by joining the midpoints consequently is a parallelogram। तो उन्होंने कहा क्या हुआ है कि हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, जिनकी उन्होंने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमारे पास गिवन है ए बी और सी डी। हमने फाइंड क्या करना है, इनके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट फाइंड करके हमने ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं मिड पॉइंट्स। तो सबसे पहले इनके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का x1 प्लस x2/2। तो x1 क्या है 9 प्लस x2 क्या है -7 -7/2। y1 क्या है 3 प्लस y2 क्या है 7/2। तो ए बी, यानी इसको मैं डी का ही नाम दे दूँ, ए बी का मिड पॉइंट डी निकलेगा। तो डी इज इक्वल्स टू 9 - 7 2/2। ये एक तो 1 हो गया, तो 7 और 10 और ये 5 हो गया। तो पहला हमारे पास डी क्या निकला, 1 और 5। तो हमारे पास डी 1 और 5 निकला है। अब हमें फाइंड क्या करना है, बी सी का मिड पॉइंट यानी ई। तो ई कैसे फाइंड होगा, बी सी का मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ई। ई हमारे पास क्या आ रहा है, बी सी का मिड पॉइंट, तो बी सी x1 क्या -7 प्लस x2 क्या है -3, तो -3 आ गया, -3/2। y1 क्या है 7, y2 क्या है -7। तो ई हमारे पास क्या निकला, -5 और 0। -5 और 0 वो किस तरह निकला, -7 -3 -10 -10/2 -5। 7 - 7 0 0 डिवाइडेड बाई 2 0। तो ई हमारे पास निकला -5 और 0। ये दोनों बुक हो गए। अब हमने फाइंड करना है एफ और जी। तो एफ किसका मिड पॉइंट है, सी डी का। सी डी इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू, एफ कैसे फाइंड करेंगे, सी और डी का मिड पॉइंट, सी और डी का। तो सी और डी का मिड पॉइंट लेते हैं। सी में x1 क्या है -3, x1 प्लस x2 क्या है 5 प्लस x2/2। आगे y1 क्या है -7 प्लस y2, प्लस लगा दूं। आगे y2 क्या -5, तो प्लस माइनस माइनस और आगे 5/2। तो f इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 1 और 5 और ये 12 हो गया, 12/2 -6 हो गया, 1 और -6। तो ये हमारे पास f आ गया। 5 - 3 2, 5 - 3 2 ऊपर आ जाएगा और 2/2 1 हो गया, और आगे कॉमा -7 -5 -12 हो गया, -12/2 -6 हो गया। उसके बाद हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई, जी।
तो जी फाइंड कर लेते हैं। जी कैसे आ रहा है, ए डी का मिड पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, ए डी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ए और डी का। तो x1 क्या है 9, प्लस x2 क्या है, प्लस x2 क्या है 5, प्लस 5/2। और आगे y1, ये सारे जो मैं लगा रहा हूँ ये मिड पॉइंट फार्मूलाज हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट फार्मूला जो मैं शुरू से लगा रहा हूँ। तो 9 प्लस 5/2 x1 प्लस x2 5 था, 5/2। अब y1 क्या है 3 प्लस y2 क्या है -5, तो -5/2। तो g क्या निकला इज इक्वल्स टू, ये 7 निकला है और ये कितना निकला -1, 7 -1। वो किस तरह, 9 प्लस 5 14, 14/2 7, 3 -5 -2 -2/2 -1। तो हमारे पास सारे मिड पॉइंट्स निकल आए। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंसेस। मैं सारे नोट कर लेता हूँ इधर। हमारे पास डी क्या निकला है 1 और 5, ई क्या निकला है -5 और 0, एफ क्या निकला है 1 और -6, और जी क्या निकला है 7 और -1। तो अब हमने क्या करना है कि इनके डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। डिस्टेंस फाइंड करेंगे डी ई एफ जी और डी जी या जी डी का। तो एफ जी और ई डी यानी जो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, वो इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल आ रहे हैं यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर इक्वल आ रही है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो इनके मिड पॉइंट्स हैं ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो फाइंड करने के लिए हमें इनके डिस्टेंसेस चाहिए। तो ये हमारे पास पॉइंट्स निकले थे और ये आगे हमारी डायग्राम थी। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं हम इसका डिस्टेंस। ये क्या है, डी से ई तक का डिस्टेंस, यानी डी से ई तक का डिस्टेंस। तो डी ई फाइंड करना है हमने। डी ई फाइंड करेंगे तो √x1 माइनस x2 क्या है -x2 क्या है -5। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, और आगे 5 था तो 5 आ गया, और कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5 माइनस y2 क्या 0, तो 0 आ गया, और कंप्लीट का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। एक x1 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपको याद होगा, पहले आपने किया हुआ है। d इज इक्वल्स टू √36 प्लस 25। डी ई इज इक्वल्स टू 36 46 56 56 61। तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करके जो आंसर है वो 61 आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये तो साइड फाइंड कर ली है, इसके ऑपोजिट साइड ये आ रही है एफ जी। तो हम एफ जी फाइंड कर लेते हैं। एफ जी इज इक्वल्स टू √f और जी। तो x1 क्या है 1 माइनस x2 क्या है 7 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या -6 माइनस y2 क्या है -1। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस, और ये आगे y2 आ गया, और ये कंप्लीट का स्क्वायर। तो एफ जी भी सेम ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। 1 -7 -6 और -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 + 1 -5 का स्क्वायर 25 विच इज़ इक्वल्स टू √61। तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले ये वाली साइड फाइंड करते हैं ई एफ फाइंड करते हैं। ई एफ क्या है √ ई और एफ। तो x1 क्या है -5 माइनस x1 -5 फॉर्मूले का माइनस, x2 क्या है 1 और होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है -6। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस, और ये 6 हो गया, और होल स्क्वायर। तो ई एफ क्या निकल रहा है, ई एफ इज इक्वल्स टू √
-5 -1 -6 का स्क्वायर विच इज़ 36 प्लस 36। तो EF इज इक्वल्स टू √36 66 और 72। तो EF हमारा निकला √72। अब हम देखते हैं कि EF तो हमारा 72 आ गया, इसके सामने वाली जो साइड है वो भी हमारे पास √72 आती है कि नहीं। तो आगे वाली कौन सी है, DG इज इक्वल्स टू √D और G। तो x1 क्या है 1 माइनस x2 क्या है 7 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5 माइनस y2 क्या है -1। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गए और ये 1 और कंप्लीट का स्क्वायर। उसके बाद √1 -7 -6 का स्क्वायर 36 5 + 1 6 का स्क्वायर 36 विच इज़ इक्वल्स टू √72। तो ये दोनों साइड्स भी आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गई। ये वाला शायद नज़र ना आया हो, मैं फिर समझा देता हूँ। DG इज इक्वल्स टू √x1 DG D और G। तो x1 क्या है 1 है माइनस x2 क्या है 7, तो 7 पुट कर दिया होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद y1 क्या है 5 माइनस y2 क्या है -1। तो वो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस करके लिख दिया और आगे 1 था तो 1 लिख दिया। उसके बाद 1 - 7 -6 होता है, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर 36 विच इज़ इक्वल टू √72। तो ये हो गया प्रूफ कि आमने सामने वाली जो दो साइड्स हैं जो आमने सामने आ रही हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये हम कहेंगे कि जो मिड पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। नंबर 11 है फाइंड एच साइड दैट द क्वाड्रिलेटरल्स विद वर्टिसेस A B C and D इज अ पैरेललोग्राम, इज इट अ स्क्वायर। तो उन्होंने बोला क्या हुआ है, हमने एच फाइंड करना है। उन्होंने खुद से बता दिया हुआ कि A B C D ये वर्टिसेस हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। और हमने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है एच के बाद कि ये स्क्वायर है कि नहीं। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं A B C D। तो यहाँ से हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है कि ये और ये साइड्स आमने वाली साइड्स दोनों इक्वल होंगी और ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ये दोनों। तो आमने सामने वाली जो साइड्स हैं ये इक्वल होंगी क्योंकि उन्होंने खुद बोला हुआ है कि A B C आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम वही पुट कर लेते हैं, हम कह देते हैं AB इज इक्वल्स टू CD और इसी तरह BC इज इक्वल्स टू AD। ये हमने कह दिया AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD और BC इज इक्वल्स टू AD, BC इज इक्वल्स टू AD। तो ये हमने खुद से बना लिया जो उन्होंने हमें गिवन बताया हुआ था। अब हम क्या करते हैं, AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, CD के स्क्वायर के। AB अगर CD के इक्वल है तो अब अगर मैं AB के ऊपर स्क्वायर लगा रहा हूँ तो CD के ऊपर भी स्क्वायर ही लगाऊंगा, तो फिर भी दोनों इक्वल ही होंगे। दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाया, पहले भी इक्वल थे, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाया, अब भी इक्वल ही होंगे। तो सबसे पहले हम AB फाइंड कर लेते हैं। AB क्या है, सबसे पहले AB फाइंड करना है तो A और B। तो AB फाइंड करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस √ A और B। x1 क्या है -3 माइनस x2 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 और x माइनस y2 क्या है -2। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और आगे 2 था तो ये इसका होल स्क्वायर आ गया। तो AB इज इक्वल्स टू √-3 -1 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो AB इज इक्वल्स टू 20। इसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ कि इसकी जगह पे अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसके लिए 1 के लिए 1 के ऊपर AB का स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगाना है, तो उसके लिए मैंने लिख दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इधर भी स्क्वायर लगा दूंगा और इधर भी स्क्वायर लगा दूंगा। तो ये तो AB का स्क्वायर ही रहेगा, AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे क्या बच जाएगा 20। तो AB का स्क्वायर हमारे पास 20 वैल्यू निकल आई। अब CD की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले CD फाइंड करते हैं। CD इज इक्वल्स टू
सी और डी। तो x1 क्या है 5 माइनस x2 क्या है 1 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 और माइनस y2 क्या है h 0 माइनस h का होल स्क्वायर आ गया। सी डी इज इक्वल्स टू 16 प्लस h का स्क्वायर, यही बना। अब मैं क्या करता हूँ, यही दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ भी मैं दोनों साइड्स को स्क्वेयर करता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे सी डी का स्क्वेयर चाहिए। यहाँ पे हमारे पास खाली सी डी है, तो दोनों का स्क्वेयर लेंगे तो ये तो स्क्वेयर आ जाएगा, सी डी का स्क्वेयर ही रहेगा। ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 16 प्लस एच का स्क्वेयर, ये बचा। अब हमारे पास सी डी स्क्वेयर की भी वैल्यू आ गई, ये भी स्क्वेयर की भी वैल्यू आ गई, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं। 16 प्लस एच का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 20, एच का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 20 माइनस 16, एच का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4। और इसको भी अगर मैं लिख लूँ 2 का स्क्वेयर, तो एच का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वेयर आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट लेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, तो h इज इक्वल्स टू 2 आंसर निकला। तो h की वैल्यू 1 जो उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ था टारगेट, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फाइंड h सच दैट द क्वाड्रिलेटरल्स विद वर्टिसेस ए बी एंड सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज इट अ स्क्वेयर। अब हमने स्क्वेयर फाइंड करना कि स्क्वेयर है कि नहीं। h तो हमने फाइंड कर लिया, दूसरी चीज़ उन्होंने स्क्वेयर की पूछी थी, तो स्क्वेयर का कैसे पता लगेगा। अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल हुआ, अगर a से लेके c तक का डिस्टेंस b से लेके d तक की डिस्टेंस के इक्वल हुआ, तो हम कहेंगे कि ये स्क्वेयर है। अगर ऐसा ना हुआ तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ स्क्वेयर। तो हम क्या करते हैं, a b c d की वैल्यूज़ अगले पेज पे लिख लेते हैं। ये मैंने a b c d की वैल्यूज़ लिख ली और हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस a से लेके c तक का और b से लेके d तक का। सबसे पहले ए सी फाइंड करते हैं। ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए और c, तो x1 क्या -3 माइनस x2 क्या है 5 होल स्क्वायर आ गया, प्लस y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 0, तो ये ए सी हो गया। ए सी इज इक्वल्स टू 64 प्लस 0, तो ये हो गया अंडर रूट 64। तो अंडर रूट 64 लिखो या 8 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, तो 8 के ऊपर जो स्क्वायर आ रहा होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे 8 बच जाएगा। तो ए सी हमारे पास निकला 8। अब हमने फाइंड करना है बी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी डी। तो x1 क्या है 1 माइनस x2 क्या है 1 प्लस y1 क्या है -2 माइनस y2 क्या है h, तो h आ गया। उसके बाद बी डी इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद -2 माइनस h है, h की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, वो क्या निकली थी 2 निकली थी, ये नज़र आ रही हो तो h की वैल्यू 2 निकल आई, ये तो 0 हो गया, प्लस -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बी डी इज इक्वल्स टू -2 माइनस 2 -4 का स्क्वायर 16 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास जो ए सी निकला है वो 8 निकला है और बी डी जो निकला है वो 4 निकला है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, तो हम सिंपली कह देंगे कि इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहता है F2 vertices of an equilateral triangle are A and B. Find the third vertex. How many of these triangles are possible? उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि if A और B वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स यानी ए बी सी और सी ए तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो उसने दो वर्टिसेस तो दी हुई हैं ए और बी दो वर्टिसेस दी हुई हैं। उसने क्या है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स को हमने क्या लिख लिया, एक्स और वाई, खुद सेलेक्ट कर लिया एक्स और वाई, क्योंकि हमने ये फाइंड करनी है। हाउ मैनी ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, हमने ये भी बताना है कि इस तरह से कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें सबसे पहले यहाँ से क्या चीज़ पता लगती है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी
इज इक्वल्स टू सी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हम अगर बात करें बी सी इज इक्वल्स टू ए सी या सी ए, बी सी इज इक्वल्स टू ए सी हम फाइंड करें, तो मैं ये सारी वैल्यूज़ लिखता हूँ। यहाँ पे ए है -3 0, बी है 3 0 और सी है x और y। ये तीनों लिख लिए हमने। और वो वाला मैं दोबारा लिख देता हूँ दोबारा, ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी इज़ इक्वल्स टू सी ए। तो अगर हम बी सी और सी ए की बात करें, बी सी इज़ इक्वल्स टू सी ए होगा, तो बी सी फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। इधर बी सी आ गया, इधर सी ए आ गया, सी ए आ गया। तो बी सी कैसे फाइंड करना है? अंडर रूट, यहाँ पे अगर हम दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगा दें इज इक्वल्स टू के दोनों साइड्स पे, इधर बी सी फाइंड करना है तो अंडर रूट बी सी की जगह डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो बी सी x1 क्या है 3 माइनस x2 क्या है x और इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है y और ये होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ए सी है, ए सी आ रहा है तो हम अंडर रूट लगाते हैं। उसके बाद ए सी ले लें या सी ए ले लें, तो मैं ए सी लेता हूँ -3, x1 क्या आ रहा है -3 माइनस x2 क्या आ रहा है x, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस उसके बाद y1 क्या आ रहा है 0 माइनस y2 क्या आ रहा है y, तो ये ब्रैकेट क्लोज की और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। आप पहले ए सी ले लें या सी ए ले लें, क्योंकि एक ही बात है, कोई चेंज नहीं आएगा इससे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है। अगर माइनस आ भी गया तो माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारा वही रिजल्ट बनेगा। तो अंडर रूट इज इक्वल्स टू के उधर भी अंडर रूट। उसके बाद क्या करता हूँ, बल्कि ये वाली ब्रैकेट लगाता हूँ, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर था प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर था और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। यहाँ भी वही ब्रैकेट लगाई, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो मैं क्या करता हूँ, अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेता हूँ। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब माइनस वाई है, माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ भी -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब स्क्वायर्स खोल देते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 ए बी। ये किस तरह से लिखा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस था बीच में तो -2, ए क्या है 3 और बी क्या है x, तो 3 2 6 तो 6x लिख दिया, प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ भी ए का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, मैं लिख ही देता हूँ एक दफ़ा, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है x -6, बल्कि +6 बना देगा, -2 ए बी है तो कर ही देता हूँ -2, ए क्या है -3 और बी क्या है x, तो x और आगे क्या आ रहा है प्लस वाई का स्क्वायर, तो वो भी लिख दिया। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 ही लिखता हूँ, प्लस x का स्क्वायर -6x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ भी 9 प्लस x का स्क्वायर -6x बल्कि +6x, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 और आगे x प्लस वाई का स्क्वायर। तो अब इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किधर ये दोनों कैंसिल, क्योंकि वाई स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा तो प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक्स उधर जाके -x स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला उधर जाके -x स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस और माइनस वाले दोनों कट जाएंगे। इसी तरह 9 भी उधर जाके -9 हो जाएगा और 9 - 9 0, पीछे क्या रह जाएगा -6x और ये जो 6x है ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो -6x इज इक्वल्स टू 0, ये बना। अब -12x हो गया, x इज इक्वल्स टू 0 निकला है, एक हमारे पास वैल्यू निकल आई जो हमने कहा था, जो हमारे पास c था, c के अंदर x की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हमने वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है, y की, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए बी और ए सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं आप, ए बी और ए सी, तो ए बी
इज इक्वल्स टू ए सी, इस तरह लिख लिया। अब ए बी क्या है, ये है, अंडर रूट लगाते हैं, एक्स क्या है -3, x1 माइनस x2 क्या है 3 और होल स्क्वायर आ गया, प्लस y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 0 और इसका होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, ए और सी, तो x1 क्या है -3 माइनस x2 क्या है x होल स्क्वायर आ गया, प्लस y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है y और होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद -3 -6, सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट दोनों जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा -3 और -3, -6 प्लस 0 है इज इक्वल्स टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस वाई हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 36 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे, ऊपर वाला होल स्क्वायर जो है, तो ए का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी एक्स था तो बी का स्क्वायर, माइनस बीच में माइनस है तो -2, ए क्या है -3 और बी क्या है एक्स लगा दिया, प्लस वाई का स्क्वायर। उसके बाद 36 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 और आगे x आ गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास 0 निकली थी, तो x की जगह पे जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 36 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0 प्लस वाई का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 36 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बल्कि 30 वाई का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, बाकी ये भी 0 ये भी 0, वाई का स्क्वायर प्लस 9 था, 36 को इधर लेके आ गया एक ही साइड पे तो -36 हो गया। तो उसके बाद वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 36, वो कितना होता है 27। यहाँ से अगर मैंने स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड्स पे अंडर रूट लूँगा, तो इधर भी अंडर रूट ले लिया इधर भी, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे y क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 27, ये बन गया। अब इसके अंदर से हमारा क्या रिजल्ट निकलता है, y इज इक्वल्स टू 27 था, अंडर रूट बल्कि 27, तो अंडर रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस भी लगाना है साथ, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इसे लगाना है क्योंकि प्लस वाली वैल्यू भी हो सकती है माइनस वाली वैल्यू भी, जब भी अंडर रूट आ जाए तो प्लस माइनस हमेशा साथ लगाना है, ये याद रखना है, क्योंकि जब अंडर रूट आ जाता है तो प्लस माइनस कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो प्लस माइनस अंडर रूट 27 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो 3 के ऊपर जो स्क्वायर आएगा वो उसके ऊपर आने वाले स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 3, तो प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3। अब यहाँ से हमारे पास c की क्या वैल्यू निकली, c की वैल्यू निकली x वाली जो थी वो हमारे पास क्या निकली, x की वैल्यू पहले हमारे पास 0 निकली है, y की वैल्यू क्या निकली है अभी प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3, तो ये हमारे पास c की वैल्यू निकल आई। अब हमने ये बताना कि कितनी ट्रायंगल्स फॉर्म करेगा, तो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स फॉर्म करेगा, एक जब c की वैल्यू होगी 0 प्लस 3 अंडर रूट 3 और एक जब c की वैल्यू होगी 0 माइनस 3 अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, एक प्लस के साथ एक ट्रायंगल होगी और एक c की वैल्यू जब y -3 अंडर रूट 3 होगा तब एक और ट्रायंगल फॉर्म होगी, a और b सेम रहेंगे, c की वैल्यू एक दफ़ा प्लस के साथ c की वैल्यू एक दफ़ा माइनस के साथ, तो 2 ट्रायंगल्स बनेंगी। तो इसका आंसर भी ये है, हैंस 2 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ट्रांसेक्टिंग द जॉइन ऑफ a एंड b। बाइसेक्टिंग, ट्राइसेक्टिंग, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर ए और बी पॉइंट्स दिए हुए, सबसे पहले पॉइंट्स लगा लेते हैं, ए और बी पॉइंट्स लगा लिए, ये एक है ये बी है, ये हमने लाइन लगा दी। उसने क्या कहा है, फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग। बाइसेक्टिंग क्या होता है, जैसे मैंने एक लाइन लगाई है अभी, ये हो गया,
ये मैंने बीच में लाइन लगाई, ये ए था, ये बी था, ये सी था। सी ने ए और बी को बराबर से ना डिवाइड कर दिया, यानी इक्वली डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, तो ये हो गया बाइसेक्टिंग। ट्राइसेक्टिंग मतलब 3 पॉइंट्स यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बाइसेक्टिंग मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड करना, और ट्राइसेक्टिंग मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड करना। तो 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड होगा, बाइसेक्टिंग में 1 पॉइंट था, यहाँ पे ट्राइसेक्टिंग में 2 पॉइंट्स होंगे फिर, तो 1 पॉइंट ये हो गया और 1 पॉइंट ये हो गया। अब ये ट्राइसेक्टिंग हो गया। फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइंट्स ऑफ ए एंड बी, तो ये ट्राइसेक्टिंग हो गया, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ए बी, और इसको मैं सी कह देता हूँ और इसको डी कह देता हूँ, और उसने यही कहा है कि ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं, डी सी और डी। तो सी को मैं क्या कह देता हूँ, सी को मैं कह देता हूँ x1 y1, और डी को कह देता हूँ x2 और y2। सी और डी के मैंने खुद से नाम रख लिए, x1 y1 x2 y2। यहाँ से अब हमने फॉर्मूला एक याद करना है। फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला है x1 की। अगर बात करें x1 की, तो फॉर्मूला है p x2 प्लस q x1 ओवर p प्लस q। अब सोच रहे होंगे ये p प्लस q क्या है, ये भी बता देता हूँ। ये रेशियो है, x2 तो हमारे पास है, जो हमारे पास ये निकली। बल्कि फ़िलहाल हम क्या बात करते हैं, पहले a और b की वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ वही हैं। c और d की तो हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि नाम रखने पड़ेंगे। नाम चेंज कर लेते हैं। इसको मैं 3 कह देता हूँ, इसको भी 3 कह देता हूँ, इसको भी x4 और इसको भी x4। जो x1 और 2 वाले हैं वो मैं इसको x1 कह देता हूँ, इसको x2 कह देता हूँ, इसको y1 कह देता हूँ, इसको y2 कह देता हूँ। क्योंकि अभी फार्मूले के अंदर हमने x2 और 1 और 2 वाले यूज़ करने हैं, तो इसलिए मैंने x1 और y1 वाले यहाँ पे इनके नाम रख दिए, और x3 और 4 वाले इनके नाम रख दिए जो हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर हमने x3 फाइंड करना है, x3 का फार्मूला होता है p x2 प्लस क्यू x1 ओवर p प्लस क्यू। अब ये p प्लस क्यू क्या है, p और q क्या आ रहा है, ये रेशियो है। अब हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो लेट्स सपोज अगर इसकी रेशियो 3 आ रही है, तो अगर हम c पॉइंट्स पे देखें तो एक रेशियो यहाँ पे 1 बन रही है और एक रेशियो यहाँ पे 2 बन रही है, इन दोनों की 2 और इसकी यहाँ से यहाँ तक 1, तो 1:2 बन रही है। तो रेशियो क्या बन रही है, 1:2। तो p जो है वो 1 है और q जो है वो 2 है। तो x3 क्या निकलेगा, p क्या है 1, x2 क्या है 6 प्लस q क्या है 2, x1 क्या है -1, और होल के नीचे p प्लस क्यू, तो 1 + 2 3। तो x3 इज इक्वल्स टू 6 - 2 ओवर 3, 6 - 2 ओवर 3 निकला, जो कि क्या होता है 4 ओवर 3। तो ये हमारे पास x3 निकला है। अब हमने क्या फाइंड करना है, y3 भी इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, 4y3 p y2 प्लस q y1 ओवर p प्लस q। ये फार्मूला याद रख लेना है। p और q को रेशियो ले लेनी है, सबसे पहले x2 आएगा फिर x1 आएगा। p और q एक सीरीज़ में चलेंगे, पहले x2 आएगा फिर x1 आएगा ओवर p प्लस q। आसान सा फार्मूला है। तो y3 इज इक्वल्स टू p क्या है 1, y2 क्या है 2, तो ये साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस q क्या है 2, और y1 क्या है, y1 है 4 लगा दिया, ओवर p प्लस q, p1 और q2 है, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 + 8 ओवर 2, तो ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो आंसर निकला वो 5 निकला। किस तरह, 2 + 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 2 ज़ा 8 ओवर नीचे 2, बल्कि नीचे 3 आना था, 2 + 1 3, मैंने गलती से 2 लिख दिया, इसकी वजह से आगे भी गलत हो गया। 8 + 2 10 हो गया, 10/3 आंसर है। तो 10/3 y3 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, c की वैल्यू क्या थी, c x3 और y3 था। तो x3 और y3 की हमने वैल्यूज़ अभी फाइंड की हैं, तो c की वैल्यू तो निकल आई। x3 क्या है 4/3 और y3 क्या है 10/3। तो c तो हमने फाइंड कर लिया, पीछे रोला किसका रह गया, d का। d क्या है x4 y4, d क्या है x की पावर x4 और y4। तो वो हम किस तरह निकालेंगे, x4 के लिए हम क्या कह देते हैं 4x4
वही सेम फॉर्मूला क्या था, पी x2 प्लस क्यू x1 ओवर p प्लस क्यू। एक बात गौर करनी है कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, डी की। पहले हम बात कर रहे थे सी की बात कर रहे थे तो यहाँ पे पॉइंट था। अब हम डी की बात कर रहे हैं तो पॉइंट यहाँ पे है, तो यानी यहाँ पे रेशो बन रही है, इस साइड पे 1 आ रहा है और इस साइड पे 2 आ रहा है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है। इधर एक रेशो बनेगी और इधर 2 बनेगी, तो 2:1 होगा। तो यहाँ पे रेशो क्या बन जाएगी, 2:1। पहले 1:2 थी, अब 2:1। तो रेशो हमारे पास ये निकल आई, P क्या हो गया 2 और Q क्या हो गया 1। तो अब x4 इज इक्वल्स टू P क्या है 2, तो 2 लिख लिया। x2 क्या है, x2 था हमारे पास 6, तो 6 लगा दिया, प्लस Q क्या है 1, x1 क्या है, x1 था हमारे पास -1, तो -1 लगा दिया, ओवर P प्लस Q 2 + 1 3 इज इक्वल्स टू 12 - 1/3, तो ये बन गया 11/3। x4 तो निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, y4 के लिए भी सेम फार्मूला, p y2 प्लस q y1 ओवर p प्लस q। y4 इज इक्वल्स टू p क्या है 2, y2 क्या है, y2 था हमारे पास 2 लगा दिया, प्लस q क्या है 1, तो q की जगह पे 1 लगा दिया, और y1 क्या है, y1 है, किधर गया y1, तो y1 हमारे पास क्या है 4, तो ये 4 लगा दिया, ओवर p प्लस क्यू। p और q क्या है 2 और 1 है रेशो, तो 2 + 1 3 हो गया। y4 इज इक्वल्स टू 4 + 4/3 विच इज़ इक्वल्स टू 8/3। तो जो हमारे पास y4 निकला वो हमारे पास निकला 8/3। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू भी निकल आई, d क्या था x4 और y4, तो x4 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 11/3, y4 की क्या फाइंड की है 8/3। तो यही तो उसने कहा था फाइंड करनी है, c की ये फाइंड कर ली, d की ये फाइंड कर ली, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट। 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या, फाइंड द पॉइंट ऑफ 3/5 ऑफ द वे along the line segment from A and B। A और B लाइन लगा ली, उसने क्या कहा है कि फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे along the line segment from A and C, यानी 3/5 है। अब 3/5 का मतलब 3/5। तो जब भी हम अगर कुछ करते हैं, हमने अगर सम फाइंड करना हो, एवरेज फाइंड करनी हो, तो एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय 5। तो अभी नीचे डिवाइडेड बाय 5 जितने भी नंबर्स होते हैं, मतलब जितना भी टोटल होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी नीचे 5 आ रहा है, यानी इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 5 है। उसके बाद 3/5 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक भी 3 बनता है अंदाजे से, वहाँ पे हमने खुद से निशान लगा लेना और लिखना है c इज इक्वल्स टू, ये जो है ये 3/5 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 3/5, मतलब 5 में से यहाँ तक 3 आ रहा है। जब यहाँ पे 3 आ रहा है, टोटल 5 है, तो यहाँ पे पीछे कितना बचेगा 2, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो रेशो क्या बन रही है 3:2। मैं फिर से समझा देता हूँ, उन्होंने कहा हुआ है फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलॉन्ग द लाइन सेगमेंट, यानी ये जो पॉइंट है ये 3/5 पे पड़ा हुआ है, ये 3/5 पे पड़ा हुआ है ना, यानी टोटल 5th है, उसके अंदर से ये तीसरे हिस्से पे पड़ा हुआ है। तो इससे इस साइड पे तीसरा हिस्सा होगा, इस साइड पे जब तीसरा हिस्सा हो गया तो टोटल 5 है, तीसरा हिस्सा इस साइड पे हो गया, तो इधर दूसरा हिस्सा ही रह गया, क्योंकि 3 + 2 5, टोटल उन्होंने 3/5 उन्होंने खुद बताया हुआ है। सी पे 3/5 है, टोटल 5 हो गया, इस साइड पे 3 बचेगा, 3/5 है, ए से लेके सी तक, ए और बी के दरमियान में सी का जो डिस्टेंस था वो 3/5 था, टोटल 5 था। तो इस साइड पे 3 बचेगा, जब इस साइड पे 3/5 बच रहा है, 3 इधर बच रहा है 5 में से, टोटल में से 3 इधर आ रहा है, तो इधर 2 ही आएगा। तो रेशो क्या बन गई 3:2, 3:2 बन गई हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, ए और बी जो पॉइंट्स दिए हैं वो लिख लेने, ए क्या -5 और 8, बी क्या है 5 और 3। तो हमने क्या करना है, अब
फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाते हैं हमने सी को हम लिख लेते हैं x3 y3। सी हमने जो फाइंड करना है, फाइंड हमने यहाँ पे सी करना है, तो सी के लिए हम लिख लेते हैं x3 y3। फॉर x3 हम कहते हैं, फॉर x3 हम कहते हैं, रेशो को पहले लिख लेना, नाम दे देने हैं रेशो को। पहली वाली को p कह दिया, दूसरी वाली को q कह दिया, तो 3 और 2 p और q। तो फॉर्मूला होता है p x2 प्लस q x1 ओवर p प्लस q। तो x3 इज इक्वल्स टू p क्या है 3, x2 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, मैं नाम भी लिख लेता हूँ x1 y1 x2 y2। जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके मैंने नाम लिख लिए। तो x1 यहाँ पे x2 यूज़ होनी है, तो x2 क्या है 5, तो ये 5 लिख दी, प्लस q क्या है 2, x1 क्या है, x1 है -5, तो -5 लिख दिए, ओवर p प्लस q। तो p प्लस q कितना आएगा 5, 3 + 2 5। x3 इज इक्वल्स टू 15 - 10 ओवर 5। तो ये क्या बन जाएगा 15 - 10, 5, 5 ओवर 5 1। तो हमारे पास x3 क्या निकला, x3 इज इक्वल्स टू 1, x3 1 निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है y3 इज इक्वल्स टू p y2 प्लस q y1 ओवर p प्लस q। ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लगा दिया, y3 इज इक्वल्स टू p क्या था 3, y2 क्या है, y2 था हमारे पास 3, प्लस q है, q क्या है 2, y1 क्या है 8 ओवर p प्लस q 2 + 3 5। y3 इज इक्वल्स टू 9 + 16 ओवर 5। 8 1 8 8 ओवर 16, 3 3 9। तो 16 क्या बना 25 ओवर 5 विच इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास y3 क्या निकला 5, y3 5 निकला। तो यहाँ से हम x3 और y3 किसकी वैल्यूज़ हैं, x3 और y3 वैल्यूज़ हैं c की। तो x3 और c की जगह x3 और y3 वैल्यूज़ हैं c की। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करता हूँ, x3 की क्या निकली 1, y3 की क्या निकली 5, तो वो लिख दी। तो हमारे पास जो 1/3 पॉइंट पे डिवाइड कर रहा था a और b पॉइंट को, उसकी क्या वैल्यू निकली, यानी c था वो पॉइंट, तो c की क्या वैल्यू निकली 1 और 5। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। Don't